हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये टॉपिक है अर्बन क्राइसिस 2026, यानी कि एक ऐसी समस्या जिसने फिर से हम लोगों को चिंतित कर दिया है। यानी कि देखा जाए तो कह सकते हो कि फिर से पलायन शुरू हो चुका है। क्या लॉकडाउन लग चुका है, या लॉकडाउन लग रहा है, या लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने जा रही है? क्या हो रहा है? जैसे कि सामने लिखा हुआ है कि होटल ढाबे बंद, लाखों मजदूरों का पलायन, और वो मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो गए। आज मैं इसी समस्या पर चर्चा करूंगा, इसके सभी पहलुओं की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन करके आया है। बहुत बड़ा क्राइसिस है अर्बन क्राइसिस 2026। और इसका मुख्य जो इंपैक्ट है हम सब लोग आज जानते हैं, अच्छे तरीके से समझते भी हैं कि ये जो समस्या है कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के देश, पश्चिम एशिया में जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से है। क्या ये वास्तव में वही है या कुछ और है? आज मैं इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिससे कि आप लोगों के सभी जो डायमेंशन है, आपके दिमाग के जितने भी पहलू हैं, सारे के सारे प्रॉपर क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग कृपया करके इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं, यानी कि मनोज सर के साथ। फिर मैं आपको इसके सभी पहलुओं की चर्चा करूंगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है आपके सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, एथिक्स वगैरह सभी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि यह है क्या। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2026 की इस समय की समस्या क्या है। देखिए, इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है 2026 की वो ये है कि मुंबई, केरल, आंध्र प्रदेश, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और ऐसे बहुत सारे शहर हैं। ये तो मैंने 3 के नाम लिए हैं। यहां पर कुछ भीसी नाम के भोजनालय हैं जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। कंडीशन ये हो गई है कि वो भोजनालय बंद हो गए, और जरी और बैग का निर्माण से काम करने वाले जो कामगार हैं वो बेचारे बिहार, यूपी, बंगाल से जाते हैं, और वो लोग बेरोजगार हो गए और वो अपने घर की ओर पलायन करने लगे। यानी कि बड़ी संख्या में ये लोग घर वापस जा रहे हैं। उसी प्रकार से केरल में, असम और पश्चिम बंगाल के बहुत सारे श्रमिक वहां काम करते हैं। एलपीजी क्राइसिस हुआ, आगामी चुनाव और रमजान जैसी चीजें, और यहां पर उन लोगों के लिए भोजन पकाने की जो लकड़ी है वो बड़ी महंगी मिल रही है, जिससे कि उनके लिए उसको इस्तेमाल करना बड़ा कठिन हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी लागत बढ़ रही है और उनकी एक कमाई है नहीं, इसलिए वो फिर से पलायन कर रहे हैं। तीसरा, एक आंध्र प्रदेश में छोटे छोटे होटल, फास्ट फूड स्टॉल्स जो हैं उनका शटर डाउन हो चुका है, और सोचिएगा उनकी जो दैनिक आय है 1000-2000 रुपए, वो भी नहीं हो रही। सोचना, इतनी दूर से कोई व्यक्ति आकर के 1000-2000 रुपए के लिए काम करता है और वो भी पूरी ना हो तो सोचिए वो क्या करेगा? वो वापस ही जाएगा। इसका मतलब है खाने पीने की जो दुकानें हैं, छोटी छोटी चीजें जिन्हें ईटरीज कहते हैं, ईटरीज के बंद होने की वजह से प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को वापस जाने के लिए मजबूर हो गए। क्या ये आपको नहीं लगता है कि वास्तव में हमारे वेस्ट एशिया क्राइसिस का एक इंपैक्ट है? बताइए, क्या नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। क्या यह शहरी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती नहीं है कि जरा सा क्राइसिस हुआ कि आपके शहरी अर्थव्यवस्था में आपके पास उन लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, वो मांगने के लिए मजबूर हैं? क्या इसी तरह की घटना आपके कोविड के दौरान नहीं हुई थी? उनके पास कुछ नहीं था। तो क्या ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर, क्या हमारी नैतिक व्यवस्था पर, या हमारी आर्थिक व्यवस्था पर, तीनों पर प्रहार नहीं करती है? तीनों को नहीं समझने देती है? बताइए। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये तीनों डायमेंशन से है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था और नैतिक व्यवस्था। हमारी प्रशासन, यानी कि देखा जाए तो इथिक्स के पेपर में इसका पूरा योगदान है। अब इसके सभी अन्य पहलुओं की हम एक एक करके चर्चा करेंगे, हर पहलू की चर्चा करेंगे। देखिए, इसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, युद्ध से पलायन तक का सफर।
सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, पश्चिम एशिया में यानी कि हॉर्मुज जो जलडब्रू मध्य है, हॉर्मुज स्ट्रेट है, उसके बंद होने की वजह से तेल का क्राइसिस काफी बंद हो गया। इसकी वजह से विश्व ऊर्जा आपूर्ति में बड़ी समस्या क्रिएट हुई, बहुत बड़ी समस्या। सोचिएगा, ये आज हम लोग देख रहे हैं कहां पर, विशेषकर आपके हॉर्मुज में। और भारत का लगभग 90% एलपीजी यहीं से आता है, 90% एलपीजी। दूसरा, एलपीजी जो आपूर्ति क्रैश होने की वजह से हमारी दो चीजें हुई, एक तो मुद्रास्फीति, एक तो कम आ रहा है तो हमारे यहां डिमांड उतनी ही है और लोग सोचिए पैनिक होकर के और ज्यादा खरीद रहे हैं कि स्टोर करके रख रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी, वहां की आने की वजह से वहां की कीमतें बढ़ गई हैं, तो हमारे पास डबल इंपैक्ट पड़ रहा है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कंसेप्ट भी है, आयातित मुद्रास्फीति वो भी है। और एलपीजी आपूर्ति क्रैश होने की वजह से 12 जो सिलेंडर है ब्लैक में 4000 रुपए तक मिल रहे हैं। सोचिएगा, जो कि हमारा देखा जाए तो अभी $94 का जो कंसेप्ट था हमारा एलपीजी बैरल तेल का, सोचिए वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 4000 रुपए तक का मिल रहा है। ये तो ध्यान रखिएगा, जबकि इसकी मार्केट कॉस्ट जो है सरकार की तरफ से 940 रुपए के आसपास बनती है एक सिलेंडर की, लेकिन 4000-5000 रुपए बन रहा है। अब ऐसे में हम 4-5 हजार रुपए का सिलेंडर लेकर के हम कोई काम धंधा करते हैं, रेहड़ी पटरी पर खाना बनाते हैं, बेचते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो क्या लागत निकलेगी या लागत नहीं निकलेगी? चलो ठीक है, हम बनाते हैं और बना करके बेचते हैं, तो क्या उतना महंगा कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा? और इसी वजह से मजदूरों का एक्सोडस यानी कि पलायन, रोजगार और सस्ते भोजन के अभाव में लाखों प्रवासी कामगार भागने लगे। अब सोचिएगा, जो मजदूर लोग हैं उनको सस्ता भोजन सड़क किनारे ढाबों पर उनको चाहिए, लकड़ी महंगी है, सिलेंडर है नहीं, एलपीजी है नहीं, उनका जो 25-30 रुपए में जो भरपेट भोजन कहीं कहीं साइड में मिल जाता है वो उनको नहीं मिल रहा। तो बताइए वो क्या करें? या अपने घर में बनाते हैं, उनके लिए पास वो सुविधा नहीं है। झुग्गी बस्ती में लकड़ी कितनी जलाएंगे, कहां से लाएंगे इतनी महंगी लकड़ी? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ईटीज के बंद होने से मजदूरों का अपने राज्यों को लौटना सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। ओपन द वीकनेसेस ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, ये समझ लीजिएगा, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है, बता देता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम्हारे पास मजदूरों के लिए काम तो दिखाई देता है, लेकिन उनको कोई संकट आ जाए तो आपके पास उनको रखने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ओके, अब बात आती है इसका भारत की ऊर्जा आपूर्ति और इसकी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज। आर्थिक विविधता, वनरेबिलिटी क्या कंडीशन है? देखिए, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत अपने 60% कुल एलपीजी का इंपोर्ट करता है और इसकी 90% सप्लाई हॉर्मुज बंदरगाह से होती है, उसी क्षेत्र से, हॉर्मुज स्टेट से होती है, उसी क्षेत्र से होती है। तो 60% एलपीजी हमारे पास विदेश से आती है। तो बताइए कैसे मैनेज होगा? दूसरा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिपोर्ट, आरटीआई, हमारे पास 9 से 10 दिन का, 9.5 दिन का क्या है, एक रणनीतिक भंडार है एलपीजी का। आयातित बाधित होने पर कच्चे तेल की रणनीतिक भंडार की क्षमता घट गई है। सरकार कह रही है कि हमारे पास 2 महीने का स्ट्रेटजी है, लेकिन आरटीआई में जो पता चला था वो यही था कि 9.5 दिन का है, और ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तीसरा, आर्थिक झटके। हमारा जो तेल है, एलपीजी या तेल है, $100 से ऊपर निकल चुका कच्चा तेल, और साथ के साथ हमारे 2 सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी मात्रा में गिरावट आई है, क्योंकि हमें उसको चाहिए और हमें ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है। और ज्यादा पेमेंट देंगे तो सोचिएगा कृषि और उद्योग पर भी इसका इफेक्ट है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, महंगा तेल खरीद रहे हैं, और ऊपर से अब कंडीशन यह है कि 60% एलपीजी एलएनजी कतर से आता है और उसका यूरिया उत्पादन में बाधित है, क्योंकि वो आने का रास्ता वही है। इसलिए हमारे खेतों में जो यूरिया की सप्लाई की जरूरत पड़ रही है वो भी संकट में आ गई है, यानी कृषि भी संकट में है। सोचिए, गुजरात का सिरेमिक उद्योग इसी की वजह से ठप हो गया है काफी हद तक। खुर्जा का सिरेमिक उद्योग वो भी काफी हद तक ठप होने की कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि इनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो वहीं से इंपोर्ट होता है कुल मिलाकर के। तो सोचिए, जब उद्योग ठप होंगे तो वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करती है, खाने का क्राइसिस है, काम है नहीं, तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? तो इसी वजह से संकट आया। तो अस्थिर रोजगार यानी कि डायरेक्ट मजदूरी पर निर्भरता
और सोचिए कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कानूनी सुरक्षा नहीं है उनके पास कि वो करें तो करें क्या, सोचना। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा, उनके पास कोई बचत नहीं है, स्वास्थ्य बीमा, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी का अभाव है। अभी भी सरकार ने कह तो दिया वन नेशन वन राशन कार्ड का कंसेप्ट, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। और इसी वजह से शहर में रहने की उनकी जो लागत है, उनकी जो वहन करने की क्षमता है, रेंट है, फूड है, सारी चीजें, उसको वहन करने में वो असमर्थ हो गए। काम है नहीं, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, तो रहेंगे कैसे। अल्टीमेट वो ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। समझ लीजिएगा, यही है आपूर्ति श्रृंखला का झटका। समझ गए। अब इसके प्रभाव क्या है? शहरी अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र में गिरावट। जब मजदूर नहीं रहेंगे, सर्विस सेक्टर को चलाएगा कौन? पहली चीज, यानी छोटे छोटे व्यवसाय वो बंद हो गए। उपभोक्ता सेवाओं की कमी हो गई, सप्लाई चेन वगैरह जो चीजें होती है, जो जरूरत का सामान होते हैं, जरूरत की चीजें होती है, वो काफी हद तक इफेक्ट हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अचानक जनसंख्या वापस अपने गांव पहुंच गई, तो सोचिए वहां पर क्या हुआ? प्रचंड बेरोजगारी। इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जरूरत से ज्यादा लोगों को काम करते हुए दिखना, लेकिन वास्तव में उतनी जरूरत नहीं है। जैसे एक खेत में 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां 8 लोग काम करें तो 4 लोग बेकार है ना। काम उतना ही होना है, उत्पादन कुछ बढ़ना नहीं है। इट इज द रीजन। तो ये समझ लीजिएगा। और धन प्रेषण की कमी, जो शहरों से गांव में पैसा आ जाता था, जो मजदूर वहां काम करते थे, लोग काम करते थे, गांव में पैसा भेजते थे, वो सब आना बंद हो गया। गांव में पैसे के आने की सप्लाई जो है बंद हो गई, और वो लोग वापस गांव आ गए। अब खेतों में काम करने के लिए जगह नहीं है, काम की जरूरत नहीं है, क्या करें? जबरदस्ती काम करते हुए दिख रहे हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी और बढ़ गई। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कंजप्शन डिमांड, उपभोग में सोचिएगा गिरावट आ गई, क्योंकि पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर संकुचित हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने की जो कंडीशन है वो बढ़ गई। अब इसमें एक चीज और हो गई जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टैगफ्लेशन। मैंने इकोनॉमी की क्लास में कई बार आप लोगों को बताया है, इन्फ्लेशन के कई सारे रूप होते हैं, उनमें से एक है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें मंदी और महंगाई दोनों एक साथ होती है। यानी कि हम विदेशों से सामान मंगा रहे हैं, कच्चा तेल मंगा रहे हैं, एलएनजी मंगा रहे हैं, पीएनजी मंगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, किसी तरीके से बड़ी महंगी आ रही है। एक तो है नहीं, ऊपर से महंगी आ रही है, तो महंगाई, जब तेल, कच्चा तेल वगैरह सारी चीज महंगी आएंगी तो हमारी अन्य चीजों की लागत बढ़ जाएगी, तो महंगाई हो गई। और दूसरी बात, लोगों के पास काम नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो कुछ चीजों की डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई, है ही नहीं। तो मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ देखी जा रही है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का संकट है इस समय। और इसीलिए मैं ये टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा था कि अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ये केवल मजदूरों का पलायन नहीं है, अर्थव्यवस्था की पोल खोलता हुआ एक टॉपिक है, जिसके हर पहलू को आपको समझना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर? अब बात करें तो देखिए कि इसी तरह की सिचुएशन हमारे कोविड के समय में भी हुई थी। तो कोविड से और इस समय के अर्बन क्राइसिस, शहरी संकट से, दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, कोविड के समय में कंडीशन ये थी, एक स्वास्थ्य महामारी थी, यहां पर एक भू राजनीतिक युद्ध और ऊर्जा संकट का समय है। एक ये है प्रवासन की प्रकृति, वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग अपने गांव को पलायन कर गए थे, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, सारी चीजें बंद हो गई थी। यहां पर क्या है? क्षेत्रीय, सेक्टोरल और क्रमिक है, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर है, अलग अलग क्षेत्र में है, कुछ कुछ क्षेत्रों में है, जैसे आपके फूड स्टॉल्स वगैरह हैं, ठीक ना, या छोटे छोटे मजदूर हैं, कुछ खास इंडस्ट्री जो एनर्जी सेक्टर से डिपेंड करती है, वो क्षेत्र आपके बंद हो रहा है, वो सेक्टर आपके बंद हो रहे हैं, और उतने ही लोग धीरे धीरे यहां से पलायन कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे। अर्थव्यवस्था, यहां पर क्या हुआ था? कोविड में संपूर्ण कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, यहां पर आपूर्ति श्रृंखला और लागत वृद्धि हो गई है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई और लागत आपकी बढ़ चुकी है। ये धीरे धीरे इफेक्ट कर रहा है। यहां पर कंप्लीट शटडाउन हुआ था, क्वारंटाइन हुआ था, यहां पर आवश्यक वस्तुओं अधिनियम लागू किया गया है कि भाई जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको लागू किया है कि उनकी आप भंडारण नहीं कर सकते, उनको आप कुछ गलत नहीं कर सकते, उसको आपको सप्लाई को मैनेज करना पड़ेगा, राशनिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वहां पर एकदम कंप्लीट शटडाउन हो गया था। तो दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है कि उस तरीके का लॉकडाउन यहां नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अगर जल्दी से जल्द युद्ध का समाधान नहीं हुआ
व्यवस्था सही नहीं हुई तो संकट और बढ़ता चला जा सकता है। सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर के तो संवैधानिक और नैतिक द्वंद्व की क्या स्थिति है, इसको भी समझ लीजिएगा, इसको भी जानने की जरूरत है। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(g) स्वतंत्रता वाला क्या कहता है? अवैध अतिक्रमण हटाना। केवल यही कारण नहीं है, एक्चुअल में जो मजदूर लोग हैं, कामगार लोग हैं, दूसरे शहरों में जाकर के क्या करते हैं, सड़क के किनारे पर अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं, वहां पर अपना काम धंधा शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और सरकार उसको क्या कर रही है? हटा रही है। एक तो बेचारे वो बेरोजगार हो रहे हैं। एक दूसरा सरकार ने एक काम और किया, हाइजीन और लाइसेंसिंग सिस्टम लागू कर दिया कि हर किसी को हाइजीनिक तरीके से यानी साफ सुथरे तरीके से चीजों का इस्तेमाल करना होगा और लाइसेंस लेना होगा, और इसका नियम सख्ती से पालन किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से भी लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि केवल उनके पलायन करने का सिर्फ एक कारण नहीं है, ये अन्य कारण भी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का दबाव, उनको सरल व्यवसाय करने के लिए सरकार का जो नियम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका दबाव है, जिससे कि चीजों को सरलता से लागू किया जा सके। और ये सारे के सारे नियम लागू हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो काम नहीं कर पा रहे। अब सड़क के किनारे अनहाइजीनिक तरीके से भोजन बनाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? क्योंकि सस्ता है तो अनहाइजीनिक तरीके से होगा ही होगा, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, लागत बढ़ जाएगी तो फिर आम आदमी को सस्ता भोजन, सस्ती चीजें मिल नहीं पाएंगी, ठीक है। और दूसरे तो अनुच्छेद 21 मानव अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और आजीविका का अधिकार की बात की गई है। बिना वैकल्पिक रोजगार के आजीविका छीना जा रहा है। भाई ये सारी चीजें छीनी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। एक तो उनकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, दूसरा उनका आजीविका का जो रोजगार का जो अवसर है वो भी छीना जा रहा है। हाशिए पर खड़े वर्गों के प्रति राज्य का क्या नैतिक दायित्व है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो प्रशासनिक नियमों और आजीविका संरक्षण के बीच एक मानवीय संतुलन स्थापित करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि दोनों चीजों को देखिए। ठीक है, आपने नियम बनाए हैं, लेकिन उनकी जरूरतों को भी देखिए और दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। क्या यह आपका संवैधानिक नैतिक दायित्व तो नहीं है कि उनको वैकल्पिक अवसर दिए बिना आप ये कैसे काम कर सकते हैं? और इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं जिनको हमको समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाई 24 घंटे वर्कर सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन स्थापित किया जाए सेंटर और स्टेट लेवल पर। वन नेशन वन राशन कार्ड का तीव्र समाधान किया जाए जल्द से जल्द, और ई श्रम पोर्टल और लेबर विभागों को अनिवार्य पंजीकरण किया जाए, जिससे कि हमें श्रमिकों की वास्तविक संख्या पता चल सके। दूसरा, रोजगार सामाजिक सुरक्षा के लिए मनरेगा के तहत कार्य दिवसों को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए और मजदूरी में संशोधन किया जाए, और संकट के समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको वित्तीय राहत दी जाए, उन्हें खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाए। तीसरा, इलेक्शन कमीशन का नीति निर्माण, प्रवासी श्रमिकों के लिए रिमोट वोटिंग का राइट सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इस समय देखिए कई सारे राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, आपके क्या जाए तो असम में हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं, कई सारे राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। तो बंगाल और बिहार और इस जो क्षेत्र है आपका, उसमें मजदूर, उसके वहां के मजदूर अन्य राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो सोचिए, मेरे यहां से भी, दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग अपना पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वोट देने जाना है। अब सोचिए, उनकी लागत बढ़ेगी, सारी चीजें होगी, काम धंधे होंगे, यहां से सोचिए कितने लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे मेरे घर में ही काम वाली है बेचारी, अब वो कह रही है कि भैया हम 15 दिन के लिए जाएंगे, 20 दिन के लिए जाएंगे, तो टिकट नहीं मिलती, हमें वहां समय लगेगा। और कोई अपने घर जाएगा तो 2-4 दिन के लिए जाएगा नहीं। अब सोचिए 15-20 दिन तक हमारे घर के कामकाज को कैसे मैनेज करें, और सभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि सब अधिकांश जो काम करने वाली महिलाएं हैं घरों में, झाड़ू पोंछा करने वाली, काम धंधा करने वाली, जिसकी जरूरत होती है, बहुत सारे पुरुष भी हैं जो बाहर सब्जी बेचते हैं या काम धंधा करते हैं। सोचिए कितने बड़े लेवल पर आपकी चीजें इफेक्ट होंगी, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इसको भी देखा जाए कि क्यों ना इसको किया जाए, और इंटर स्टेट माइग्रेशन काउंसिल की स्थापना की जाए। ये इनकी सिफारिशें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसमें और क्या किया जा सकता है, देखिए, कम से कम शहरी रोजगार गारंटी, जैसे मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए। व्यवसाय का नियमितीकरण, छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर को कानूनी मान्यता और आसान लाइसेंस दिया जाए, जैसे पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रभावी उपयोग किया जाए। ठीक, और क्या किया जाए, ऊर्जा विविधीकरण,
आयात निर्भरता को कम किया जाए और एमएसएमई समर्थन, सस्ते ऋण, सब्सिडी और टैक्स रिलीफ जैसी सुविधाएं उनको दी जाए। यानी कि ऊर्जा का एक नया विकल्प तलाशा जाए और उसका विविधीकरण किया जाए, किसी एक चीज पर डिपेंड ना रहे। मैंने अपनी इकोनॉमी की क्लास में एक टॉपिक बताया था, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा स्वतंत्रता। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है, सुरक्षा का मतलब होता है कि हम सभी तरह की ऊर्जा से हम अपनी जरूरतें पूरी करें। और ऊर्जा स्वतंत्रता का मतलब होता है, एनर्जी फ्रीडम का मतलब होता है, हम किसी एक स्रोत पर या किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को ना रखें। इसलिए हमें ऊर्जा स्वतंत्रता की जरूरत है कि हम किसी एक स्रोत पर, किसी एक जगह पर डिपेंडेंसी ना बनाएं अपनी सुरक्षा के लिए। यह ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास, आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करूंगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और किसी तरह की कोई बात हो तो मुझे यहां पर आप इस ग्रुप में यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा और जिसमें से आपको सारी क्लास की पीपीटी सब कुछ यहां मिल जाएगा। धन्यवाद।